Hello guys, welcome to Glimpse from the Past. Glimpse from the Past is a series in which I'll discuss the previous year questions that have been asked in the UPSC Civil Services examination and we will solve them together. तो इस सीरीज में हम जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम उसमें अपना जो बेसिक नॉलेज है जो कि हमें पॉलिटी इकोनॉमिक्स और बाकी जिन भी सब्जेक्ट है उन सभी का बेसिक नॉलेज को यूज़ करेंगे। साथ में हम इसमें कुछ कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स भी लगाएंगे कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट है उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया reflect or reflects the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights 1948। तो सबसे पहले इसमें जानना ये ज़रूरी है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है। सो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक बेसिकली एक चार्टर है जिसको यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट किया हुआ है और ये चार्टर इंश्योर करता है एक बिल ऑफ राइट्स है जो कि सभी ह्यूमन को मिलना चाहिए, एक ऐसा राइट का डॉक्यूमेंट है। तो हमें ये जानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस पार्ट में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रियम्बल। तो जो भी इंसान एटलीस्ट लक्ष्मीकांत की सही से स्टडी करके गया है उसे प्रियम्बल पता होगी, डीपीएसपी पता होंगे, उसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पता होंगी। तो अगर हम प्रियम्बल देखें तो प्रियम्बल में हमें देखने मिलता है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस ऐसे आइडियल्स हमें प्रियम्बल में देखने मिलते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हमें प्रियम्बल में देखने मिलते हैं। तो लिबर्टी, इक्वालिटी ये प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में होने चाहिए, ये हमारा एक अजम्पशन है जो कि अगर हम लॉजिकली सोचे तो सही ही होगा, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स होंगे ही जो हर ह्यूमन को मिलने चाहिए। तो प्रियम्बल इसलिए सही होगा। सेकेंड होगा डीपीएसपी। तो डीपीएसपी को अगर हम याद करें, डीपीएसपी के अंदर कुछ कुछ प्रोविजंस हैं। डीपीएसपी के अंदर प्रोविजंस है जैसे कि इंश्योरिंग जस्ट ट्रीटमेंट, इंश्योरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी एक बेसिक ह्यूमन राइट है। तो ये स्टेटमेंट भी सही होना चाहिए, यानी कि डीपीएसपी भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगर किसी इंसान को फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरी याद हो, ये एकदम याद नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड वो पूरा रट्टा मार के चले जाए। तो इस केसेस में हमें ड्यूटीज़ को इस तरीके से देखना चाहिए कि एक इंसान की ड्यूटी दूसरे इंसान का राइट होता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर किसी को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद भी हो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, तो फंडामेंटल ड्यूटी में एक पॉइंट जैसे कि है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। सो यू क्वेश्चन योरसेल्फ दैट इज टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर a basic human right or not? So you will find the answer that indeed it is. So that's why इस केस में आंसर होगा D, 1, 2 and 3 both, 1, 2 and 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन पार्ट 4 यानी डीपीएसपी, पार्ट 4 में जो भी प्रोविजंस हैं विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन से प्रोविजंस करेक्ट होंगे। सो डीपीएसपी, दे शैल बी एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स, दे शैल नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स। अच्छा, इन केसेस में क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट साफ साफ दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट खाते हैं। तो जहाँ पे भी 1 होगा वहाँ पे 2 होना गलत है, अगर 2 सही है तो 1 होना गलत है, दोनों में से कोई एक ही है। They shall not be enforceable by any courts. The principle laid down in this part are to influence the law making by the state. तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई एक ही सही है, दोनों तो सही हो नहीं सकते। तो डीपीएसपी जो है, दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये चीज़ सही है क्योंकि डीपीएसपी को लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता है बिकॉज दे आर जस्ट डायरेक्शंस टू द गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग। सो सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। थर्ड है, द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द लॉ मेकिंग बाय द स्टेट। हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज एंड हैज नो लीगल इफेक्ट आइदर, C, a part of constitution and has the same legal effect as any other part, D, a part of constitution but has no legal effect independently of other parts। तो प्रियम्बल के
जो चैप्टर लक्ष्मीकांत उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कहा है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन केशवानंद भारती केस, बेरूबारी यूनियन केस, इन सब केसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे ये टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, सो इट कैन नॉट रिलाई सोनली ऑन प्रियम्बल। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी और पार्ट को बताते हुए जजमेंट दे सकता है कि इस पार्ट में ये प्रोविजन है, इस कारण कोई भी एक्ट को हम गलत कह सकते हैं या फिर कोई भी एक्ट सही है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ प्रियम्बल पर रिलाई करे कि प्रियम्बल में ये आइडियल है और आपका जो एक्ट आ रहा है वो इस आइडियल को वायलेट करता है, तो वो चीज़ गलत होगी। तो इसका सही आंसर होगा प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Constitution of India defines the basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. Second statement, the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट पे छोड़ दिया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे चल के कुछ कुछ चीज़ों को डिफाइन किया है, या फिर कुछ कुछ चीज़ों को आज तक डिफाइन नहीं ही किया जा सका है। जिसमें से एक है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जिसको सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम केस बाय केस बेसिस पे बताता है कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे, ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बताता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड, तो 1 गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है सो दैट इंडिया के जो सिटीजन्स है और उनकी लिबर्टीज हैं उनको सिक्योर किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ये आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू दिया गया है एक्सप्लिसिटली, जहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का वर्ड का यूज तो नहीं किया गया है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू की पावर वहाँ पे बताई गई है। तो जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, इट इज द पावर ऑफ द हायर जुडिशियरी यानी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू स्ट्रक डाउन the acts which are non-constitutional and which violate the provisions of the constitution. So statement second सही है। So इसका आंसर होगा B, 2 only. Next question है, which part of the constitution of India declares the ideal of welfare state? इनमें से किस पार्ट, जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं DPSP, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल और 7th शेड्यूल, इसमें से किस जगह वेलफेयर स्टेट का आइडियल डिक्लेयर किया जाता है? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। एक बेसिक अगर आपने लक्ष्मीकांत की रीडिंग ली हुई है तो आपको पता होगा कि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी में वेलफेयर स्टेट का आइडियल रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स में वेलफेयर स्टेट का कोई रिलेशन हो नहीं सकता है। प्रियम्बल हाँ थोड़ा बहुत कहा जा सकता है, लेकिन प्रियम्बल में एक्सप्लिसिटली ऐसा कहीं डिक्लेयर नहीं है। लेकिन जबकि अगर आप डीपीएसपी की थोड़ी डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो डीपीएसपी में ये चीज़ समझ में आएगी कि डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया का सोशलिस्ट टिल्ट और इंडिया का जो वेलफेयर स्टेट का जो आइडियल है वो दिखाता है। 7th शेड्यूल बेसिकली यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस किस सब्जेक्ट्स पे वो लॉ बना सकते हैं। तो 7th शेड्यूल ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट से हट ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच all political parties in the parliament are represented in the government is responsible to the parliament and can be removed by it. The government is elected by the people and can be removed by them. The government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of a fixed term. पार्लियामेंट्री सिस्टम आप सभी जानते हैं कि इंडिया में है पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट। तो इसमें से हम जो भी स्टेटमेंट है सभी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि इंडिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो उससे हम आंसर लगा सकते हैं, उससे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 ए कहता है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। ऐसा है नहीं। अगर पार्लियामेंट देखेंगे तो क्या पार्लियामेंट में सभी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिलता है? नहीं। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट सी देख लेते हैं, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। हाँ, ये स्टेटमेंट थोड़ा सही हो सकता है कि पीपल इलेक्ट कर रहे हैं लेकिन उनके द्वारा रिमूव भी किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा गलत भी हो सकता है कि आपने कभी देखा है कि इंडिया के पीपल ने गवर्नमेंट को रिमूव किया? ऑब्वियसली रिवॉल्ट हो या फिर गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाए रिजाइन करने में,
वरना गवर्नमेंट को तो 5 साल के टर्म के लिए चुन लिया जाता है। तो ये पार्शियली करेक्ट हो सकता है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट, नहीं, यहाँ पे गलत हो गया। गवर्नमेंट को पार्लियामेंट चूज नहीं करती है, गवर्नमेंट को पीपल चूज करते हैं। एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स्ड टर्म, तो ऑप्शन डी तो गलत हो जाता है। ऑप्शन बी है, द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो जब चुनाव जीत के आते हैं तो जो लार्जेस्ट पार्टी होती है वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, तो जो भी गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबल होती है। और पार्लियामेंट कैन रिमूव देम बाय पासिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, बाय डिसअप्रूविंग मनी बिल और बाय डिसअप्रूविंग वोट ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट। सो स्टेटमेंट 2 ज़्यादा सेंस बनाता है स्टेटमेंट 3 के कंपैरिजन में, तो इस केस में ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो इफ़ यू लाइक द video, please hit the like button and please subscribe to my channel. And if there is a way I can improve, please let me know in the comment section. Thank you.